लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख आई वर्क फॉर ब्लॉक, इट्स एआई जॉब कट आर नॉट व्हाट दे सीम। इसमें टेक कंपनी ब्लॉक में हुए बड़े पैमाने पर छटनी के पीछे की असली कहानी पर सवाल उठाए गए हैं। लेखिका, जो पहले कंपनी में कम्युनिकेशंस और पॉलिसी की प्रमुख रह चुकी हैं, बताती हैं कि कंपनी के सीईओ जैक डॉर्से ने 4,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी को एआई ड्रिवन रीस्ट्रक्चरिंग बताया। दावा किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने के तरीके को मूल रूप से बदल रही है, लेकिन लेख का तर्क है कि हकीकत इतनी सीधी नहीं है। लेख कहता है कि एआई को छंटनी का कारण बताना एक आकर्षक कहानी जरूर है, मगर ये पारंपरिक कॉरपोरेट लागत कटौती जैसा ही कदम दिखता है। ब्लॉक पहले भी 2024 और 2025 में एक छंटनी कर चुका है। महामारी के दौरान तेजी से बढ़ाए गए स्टाफ और आंतरिक टीमों की दोहराव वाली संरचना ने पहले ही दबाव पैदा कर दिया था। ऐसे में एआई एक नया और आधुनिक तर्क बन गया, जिससे वॉल स्ट्रीट को यह संदेश दिया जा सके कि कंपनी भविष्य के लिए तैयार है। लेख में यह भी कहा गया है कि सिलिकॉन वैली में एआई की होड़ ने कंपनियों पर भारी दबाव बना दिया है। निवेशक चाहते हैं कि हर कंपनी खुद को एआई फर्स्ट साबित करे। ब्लॉक जैसी फिनटेक कंपनी के लिए भी जरूरी हो गया कि वो दिखाए कि वो इस दौड़ में पीछे नहीं है। यही वजह है कि कर्मचारियों को एआई टूल्स अपनाने के लिए कहा गया और छटनी के बाद बचे लोगों पर ज्यादा काम का बोझ डाल दिया गया, ताकि एआई के इस्तेमाल को मजबूरी बना दिया जाए। लेखिका सवाल उठाती है कि क्या आज की एआई सच में हजारों नौकरियां खत्म करने लायक सक्षम है? हकीकत यह है कि एआई ईमेल का सार बना सकती है या ब्लॉग पोस्ट का ड्राफ्ट तैयार कर सकती है, लेकिन वो मेयर से मुलाकात नहीं कर सकती, कानूनी एजेंसियों से बातचीत नहीं कर सकती या जटिल मानवीय निर्णय नहीं ले सकती। फिर भी कंपनियां ऐसे व्यवहार कर रही हैं मानो एआई हर भूमिका को तुरंत संभाल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस घोषणा के बाद ब्लॉक के शेयर 24% उछल गए, यानी बाजार ने इस कदम को इनाम दिया। लेख का निष्कर्ष यही है कि अब बाकी कॉरपोरेट कंपनियां भी एआई का कार्ड खेलकर पारंपरिक छटनी को भविष्य की रणनीति बताने लगेंगी। सरल भाषा में कहें तो ये लेख बताना चाहता है कि एआई बदलाव जरूर ला रही है, लेकिन हर छटनी को सिर्फ एआई की देन बताना सच का पूरा चित्र नहीं है। ये कहानी तकनीक से ज्यादा निवेशकों को खुश करने और कॉरपोरेट रणनीति की है। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख क्विट चैट जीपीटी राइट नाउ, योर सब्सक्रिप्शन इज बैंकरोलिंग ऑथराइटेरिज्म। इसमें एक इतिहासकार लेखक सीधे पाठकों से अपील करता है कि वो चैट जीपीटी की पेड सदस्यता छोड़ दें। लेख का स्वर भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। लेखक का कहना है ये सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं है, बल्कि ये तय करने का सवाल है कि हमारा पैसा किस तरह की राजनीति और सत्ता संरचना को मजबूत कर रहा है। लेख की पृष्ठभूमि में अमेरिकी राजनीति है। लेखक आरोप लगाता है कि ओपनएआई के अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन ने $25 मिलियन एमएजीआईएनसी को दान दिए, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा सुपर पीएसी है। लेखक इसे इस रूप में पेश करता है कि कंपनी के शीर्ष स्तर पर लिया गया ये राजनीतिक रुख सीधे तौर पर ट्रंप की राजनीति को आर्थिक सहारा देता है। जब इस पर सवाल उठे तो कंपनी की ओर से कहा गया कि वो मानवता के हित में है, लेकिन लेखक इसे तर्कसंगत जवाब नहीं मानता। लेख में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है कि अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई ने भर्ती प्रक्रिया में चैट जीपीटी आधारित टूल का इस्तेमाल किया। लेखक इसे उस ढांचे का हिस्सा मानता है जिसे वो दमनकारी प्रशासन कहता है। इसी संदर्भ में वो बताता है कि जब अमेरिकी प्रशासन ने एआई कंपनियों से रक्षा विभाग को तकनीक देने की मांग की, तो प्रतिस्पर्धी कंपनी एंथ्रोपिक ने कथित तौर पर इनकार किया। इसके बाद सरकार ने उस पर कार्रवाई की, जबकि उसी समय सैम आल्टमैन ने
पेंटागन के साथ समझौता कर लिया। लेखक इसे नैतिक अंतर के रूप में पेश करता है। एक कंपनी ने मना किया, दूसरी ने अवसर देखा, लेकिन खुद को एआई विरोधी नहीं बताया। वो साफ करता है वो तकनीक के खिलाफ नहीं, बल्कि उस कारोबारी और राजनीतिक गठजोड़ के खिलाफ है जिसे वो खतरनाक मानता है। उसका तर्क है कि इतिहास में सफल उपभोक्ता बहिष्कार हमेशा आसान और साफ लक्ष्य वाले रहे हैं। वह 1955 के मॉन्टगोमरी बस बायकॉट का उदाहरण देता है, जहां एक खास बस कंपनी को निशाना बनाया गया और उससे व्यापक बदलाव आया। उसी तरह 1977 का नेस्ले बहिष्कार और 2023 का बड लाइट बहिष्कार भी वो गिनाता है। लेख का मुख्य संदेश ये है कि चैट जीपीटी की सदस्यता रद्द करना आसान है। ना सोशल नेटवर्क छूटेगा, ना रोजमर्रा की सुविधा टूटेगी। लेखक का दावा है कि कंपनी आर्थिक दबाव में है, उसका बाजार हिस्सा गिरा है और हर कैंसिलेशन निवेशकों तक संदेश पहुंचाता है। इसलिए वो क्विट जीपीटी नाम के अभियान का समर्थन करते हुए पाठकों से अपील करता है कि वो सब्सक्रिप्शन खत्म करें, ऐप हटाएं और विकल्प अपनाएं। कुल मिलाकर ये लेख तकनीक के बहाने सत्ता, कॉरपोरेट फंडिंग और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सवाल उठाता है। लेखक ये कहना चाहता है कि आम उपभोक्ता एक छोटा सा फैसला भी राजनीतिक संदेश बन सकता है। उसके मुताबिक ये सिर्फ एक ऐप छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये तय करने की बात है कि हम किस तरह की व्यवस्था को अपने पैसों से मजबूत करना चाहते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख नेपाल इलेक्शन इज द मोनार्की स्टिल अ फोर्स 2 डिकेड आफ्टर आउटस्टर। इसमें सवाल उठाया गया है, क्या 20 साल बाद नेपाल में राजशाही फिर से एक राजनीतिक ताकत बन सकती है? लेख की शुरुआत पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह के काठमांडू पहुंचने और समर्थकों द्वारा राजा आओ देश बचाओ जैसे नारों से स्वागत के दृश्य से होती है। शाह ने चुनाव से ठीक पहले संदेश जारी कर कहा कि देश संकट में है और चुनाव राष्ट्रीय सहमति के बाद ही होने चाहिए। इसे कई लोग संसदीय चुनाव पर अप्रत्यक्ष आपत्ति के रूप में देख रहे हैं। लेख बताता है कि 2008 में 239 साल पुरानी शाह राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। 14 सरकारें और 9 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सत्ता मुख्यतः नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों के बीच घूमती रही है। हाल में युवाओं के नेतृत्व में उभरे आंदोलन ने पुरानी पार्टियों को चुनौती दी, जिससे बहस फिर तेज हुई। क्या राजशाही स्थिरता का प्रतीक बन सकती है? राजशाही की बहाली की खुलकर वकालत करने वाली पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता रविंद्र मिश्र का कहना है कि वो पूर्ण राजशाही नहीं, बल्कि संवैधानिक और प्रतीकात्मक राजशाही चाहते हैं, जो सरकार नहीं चलाए बल्कि एकता का प्रतीक बने। उनका तर्क है कि नेपाल की पहचान और सामाजिक संतुलन के लिए हिंदू राष्ट्र और हिंदू राजा जरूरी है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम इसे रोमांटिक कल्पना बताते हैं। उनका कहना है, नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी गणराज्य है और धर्म को राज्य से जोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। विश्लेषक सीके लाल भी मानते हैं कि राजशाही का कुछ प्रतीकात्मक असर बुजुर्ग और परंपरावादी वर्ग में है, लेकिन युवाओं के लिए वो बीते समय की बात है। लेख ये भी बताता है कि राजशाही समर्थक 18वीं सदी के दिव्य उपदेश और पृथ्वीनारायण शाह की दो चट्टानों के बीच तरुल वाली विदेश नीति की सोच को आज भी प्रासंगिक मानते हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि 21वीं सदी की जटिल वैश्विक राजनीति में 18वीं सदी की विचारधारा समाधान नहीं दे सकती। सरल भाषा में कहें तो ये लेख बताता है कि नेपाल में अस्थिरता और राजनीतिक निराशा ने राजशाही की बहस को फिर जिंदा जरूर किया है, लेकिन इसे व्यापक जनसमर्थन या ठोस वापसी का रास्ता मिलना अभी मुश्किल दिखता है। नॉस्टैल्जिया यानी अतीत की यादें मौजूद हैं, पर लोकतांत्रिक ढांचा फिलहाल मजबूत दिखाई देता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।